और आज हम करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। इससे पहले हमने आपके लिए जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने बताया था कि बाल विकास होता क्या है। जो हमारी सीडीपी स्टार्ट हो रही है वो बाल विकास से हो रही है, फर्स्ट लेक्चर से। आप उसको देखना ना भूलें प्लीज़। पहले आप जाकर बाल विकास को समझें, फिर उसके बाद आप इन स्टेजेस पर आएँ, सो दैट कि आपका जो सीडीपी है वो कंप्लीट होता चला जाए, आप बीच में किसी भी चीज़ को स्किप ना करो। आज जो हम करेंगे वो करेंगे बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनको जानेंगे कि कौन कौन सी वो अवस्थाएं होती हैं, और इन अवस्थाओं को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाओं के बारे में हम बात करते हैं। ये जो वो स्टेजेस हैं जो थोड़ा सा हमने, जो हमारा फर्स्ट सेशन था हमने उसमें भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, यहाँ पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे और आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो हम देखते हैं जो ये जो स्टेजेस होती हैं, ये कंसेप्शन टू एडोलेसेंट यहाँ लिखा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये पूरा ओल्ड एज, यानी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यानी कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो माँ के वॉर्म से, यानी कि गर्भ अवस्था से लेकर कहाँ तक जो हमारे कंप्लीट, हम ये कह सकते हैं, यानी कि जो विकास होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो माँ के वॉर्म से स्टार्ट होता है, यानी कि गर्भ अवस्था से स्टार्ट होता है और एक जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, आप देख सकते हो। विकास इसी को कहा जाता है। अब आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज यहाँ पे दी है तो हम इसमें देख सकते हैं कंसेप्शन, यानी कि प्रीनेटल, इसको बोलते हैं गर्भावस्था। ये होती है गर्भावस्था, ये होती है 9 से 0 मंथ की, तो इसको बोलते हैं गर्भावस्था। बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं करेंगे, जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसमें, आगे इन पार्ट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट है इन्फेंसी, यानी कि ये जो होती है ये होती है शैशवावस्था। ये शैशवावस्था होती है और ये 0 से 2 साल तक मानी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये होती है टॉडलर, यानी कि बाल्यावस्था। ये होती है बाल्यावस्था और ये 2 से लेकर 4 साल तक मानी जाती है। नेक्स्ट स्टेज जो यहाँ दी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड दिया है इसको बोला जाता है प्रारंभिक, ये होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 4 से 6 साल तक मानी जाती है। और अगर वहीं हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो ये होती है मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था। और ये जो होती है ये 6 से 11 साल, यानी कि 6 से 11 साल तक के जो बच्चे होते हैं ये वो स्टेज होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडोलेसेंट्स, यानी कि ये जो होती है ये किशोरावस्था होती है। ये होती है किशोरावस्था और इसमें 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चे जो हैं वो आते हैं। तो आगे हम इन्हीं स्टेजेस को जो है वो डिटेल्ड में देखने जा रहे हैं। डिटेल में देखेंगे कि ये जो स्टेजेस होते हैं वो किस तरह से विकास, यानी कि हम बच्चों का जो विकास होता है तो उस इन्हीं स्टेजेस से होते हुए वो गुजरता है, यानी कि जो विकास होता है बच्चों का इन स्टेजेस से होते हुए गुजरता है। इन सभी स्टेजेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं प्री नेटल स्टेज, यानी कि जो प्री नेटल स्टेज होती है इसको देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से भी बन जाते हैं। जो प्री नेटल स्टेज यहाँ दी गई है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, हम देखते हैं यानी कि माँ के गर्भ से लेके जन्म तक का जो प्रोसेस होता है वो क्या है, प्री नेटल में आता है, यानी कि बेबी डेवलप्ड इन मदर्स वोम। हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, वो जो डेवलप होता है वो मदर के वॉर्म में होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये कौन सी होती है, ये भ्रूण अवस्था होती है, यानी कि गर्भ में बच्चा होता है जब तक वो बाहर नहीं आता, यानी कि जब तक उसका बर्थ नहीं होता, ये वो वाला फेज होता है, ये वो स्टेज मानी जाती है। लेकिन अगर हम वहीं आगे देखें इसका ड्यूरेशन क्या होता है, तो देखो जो कंप्लीट बच्चा मदर के वॉर्म में रहता है वो 280 डेज तक रहता है। कंप्लीट जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 280 डेज होते हैं, यानी कि अराउंड 280 डेज तक बच्चा जो है वो मदर के वॉर्म में रहता है। आफ्टर और अगर हम इनको वीक्स की बात करें तो 40 वीक्स जो है बच्चा कंप्लीट मदर के वॉर्म में रहता है। अगर हम मंथ में देखें तो ये 9 मंथ्स जो है वो कंप्लीटली मदर के वॉर्म में रहता है। ऑल्सो कोल्ड इज अ
जेस्टेशन पीरियड, इसको जेस्टेशन पीरियड भी कहा जाता है, यानी कि गर्भ धारण की जो अवस्था होती है वो भी इसको कहा जाता है। अब आगे अगर बात करें इसके की फीचर्स की, जो इसकी विशेषताएं हैं उनको, तो हम यहाँ देखते हैं रैपिड ग्रोथ एंड ऑर्गन डेवलपमेंट। तो हम यहाँ देखते हैं बच्चे का जो मदर के वॉर्म होता है इसमें बहुत ही रैपिड ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, इसीलिए हम कह सकते हैं जो 9 मंथ में यानी कि 280 डेज में जो है वो बच्चा कंप्लीटली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है मदर के वॉर्म में। सो आप यहाँ देख सकते हो अर्ली ब्रेन डेवलप। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ब्रेन होता है बच्चे का वो डेवलप होता है, हार्ट जो होता है बच्चे का वो डेवलप होता है, क्योंकि ये वो सबसे पहले ऑर्गन्स हैं जो बच्चे के डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। आगे अगर हम बात करें, डिपेंड ऑन मदर्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट। अब ये डिपेंड करता है अगर बच्चा हेल्दी है या अनहेल्दी है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्योंकि मदर की हेल्थ कैसी है, मदर को न्यूट्रिशन किस तरह से मिल रहा है और मदर का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इस पर लाई करते हैं। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, बच्चे का जो विकास होगा वो अच्छा नहीं होगा। अगर हम वही बात करें, न्यूट्रिशन अगर मदर को कम्प्लीटली नहीं मिलेगा तो बच्चा जो है वो कंप्लीट अच्छे से डेवलप नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा। और अगर हम बात करें कि हमें हेल्थ भी ठीक मिल रही है, न्यूट्रिशन भी ठीक मिल रही है, लेकिन फिर भी अगर जो लाइफ में स्ट्रेस है यानी कि एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं विकास उससे भी प्रभावित होता है। मैंने ये आपको फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें आपको बताया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब स्टेजेस, इसी में कुछ सब स्टेजेस आ जाती हैं, यानी कि सबसे पहले जो बच्चा होता है वो एक सेल की फॉर्म में होता है, यानी कि एक फर्टिलाइजेशन फॉर्म में होता है, जो 0 से लेके 2 वीक्स तक जो होता है बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है। इसमें देखते हैं जो सेल डिवीज़न होते हैं, यानी जो स्टार्टिंग सेल जो होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, जो यहाँ पे सेल डिवीज़न हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेज अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज हमें देखने के लिए मिलती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो 3 से 8 वीक्स की जो होती है वो मानी जाती है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है मेजर ऑर्गन्स का, यानी कि बच्चे के जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं, लाइक जैसे कि ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, सो ये ऐसे मेजर बच्चे के ऑर्गन्स होते हैं जो कम्प्लीटली यहाँ पे जो है वो डेवलप्ड हो जाते हैं। अगर हम बात करें फैटल स्टेज की, जो 9 वीक्स से लेकर बर्थ तक की होती है, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्रोथ एंड मैच्योरेशन की जो स्टेज होती है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। जो बच्चा होता है वो कम्प्लीटली यहाँ पे डेवलप्ड हो चुका होता है, यानी कि फिर वो बर्थ के स्टेज पर पहुँच जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो प्री नेटल स्टेजेस होती हैं वो कुछ इस प्रकार की होती हैं, जो हमने यहाँ पे अभी आपके साथ डिस्कस किया, और बहुत ही यूनिकली, बहुत ही बेहतरीन जो कंटेंट है ये हमने आपके लिए बनाया यहाँ पे। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं, स्टेजेस को समझते हैं। सो ये फर्स्ट स्टेज थी। सेकंड अगर हम देखें इनफेंसी स्टेज को हम यहाँ देखेंगे, तो इनफेंसी स्टेज में आप यहाँ देख सकते हो जो शैशव अवस्था होती है बच्चों की, उसके बारे में देखेंगे। सो यहाँ देखिए जो शैशव अवस्था होती है वो जनरली 0 से 5 यानी कि 0 से 5 इयर्स तक जो होते हैं बच्चे, उनको शैशव अवस्था में काउंट किया जाता है। तो हम शैशव अवस्था में देखें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था, यानी कि अगर हम ये देखें तो ये बच्चों की प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी कि जीवन को स्टार्ट करने वाली जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो क्या होती है, हमारी ये इन्फेंसी यानी कि शैशव अवस्था होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बच्चे में तेजी से शारीरिक विकास जो होता है वो इस स्टेज में हमें देखने को मिलता है। यानी कि बच्चे क्या होते हैं, देखो ये न्यू बॉर्न बेबी है, उसके बाद ये 3 मंथ्स का हुआ, उसके बाद ये 1 मंथ्स का हुआ, उसके बाद ये 5 इयर्स का हुआ। तो ये जो प्रोसेस है आप देख सकते हो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यानी कि अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ कुछ ऐसी होती है, बच्चा जो होता है वो कम्प्लीटली अपने आप को सोने में, वो ज़्यादातर जो टाइम होता है वो सोने में स्पेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाथ पैर मारना शुरू कर देता है, फिजिकल ग्रोथ बहुत रैपिड होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने सेंसेस का यूज़ करना स्टार्ट करता है बच्चा। आप देखोगे आंखों से बार बार इधर उधर ऐसे गर्दन हिला हिला के इधर उधर देखना स्टार्ट करता है, हाथों पैरों को मारना शुरू करता है। सो हम यहाँ देखते हैं जो अपने सेंसेस है उनका यूज़ करना स्टार्ट कर देता है बच्चा 1 ईयर तक। फिर उसके बाद अगर हम बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे साथ आई कॉन्टैक्ट भी करते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो उसके बाद अगर जब बच्चा 5 इयर्स तक, यानी कि ये लास्ट स्टेज जो इसकी है 5 साल तक जब बच्चा पहुंचता है, तो हम यहाँ देखते हैं इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है उसकी अपने पेरेंट्स के साथ, और वो डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स से। अगर उसको
उससे अलग कर दिया जाए तो बच्चा क्राई करने लगता है। सो हम देखते हैं बच्चा जो अपनी दुनिया ढूंढता है वो अपने पेरेंट्स के इर्द गिर्द ही ढूंढता है, ठीक है। तो ये वो स्टेज होती है। अगर हम यहाँ पे देखें आगे, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी कि बच्चा जो होता है वो अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, यानी कि वो देखता है, हियरिंग करता है, चीज़ों को टच करता है, पकड़ता है। तो ये वो स्टेज होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेवलप्ड इमोशनल बॉन्डिंग विद द केयर गिवर्स, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो बच्चा होता है माता पिता से भावनात्मक लगाव उसको बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा 5 साल तक का होता है तो उसको अपना संसार जो है वो अपने माता पिता ही लगते हैं, यानी कि अपने माता पिता के इर्द गिर्द ही वो हमेशा रहता है। उससे अलग उसको अगर किया जाए तो वो इमोशनल हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जो बच्चे का जो स्टार्टिंग बॉन्डिंग होती है तो वो उसके केयर गिवर्स के साथ होती है, ठीक है, यानी कि उसके माता पिता के साथ। अगर हम बात करें आगे फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अदर, तो हम अभी बच्चा इतना ज़्यादा सक्षम नहीं हुआ होता कि वो डिपेंडेंट हो जाए खुद पर। सो वो अभी इस स्टेज में है कि वो कंप्लीटली दूसरों पर डिपेंड होता है, यानी कि बच्चा पूरी तरीके से निर्भर होता है किसके ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर निर्भर होता है कंप्लीटली, ठीक है। क्योंकि बच्चे का कोई भी वर्क होता है तो उसके माता पिता ही करके देते हैं, बच्चा खुद से अभी भी इस स्टेज तक कोई काम नहीं कर पाता। अगर हम देखें कि किस मनोवैज्ञानिक ने इस स्टेज को क्या क्या कहा है, किस किस तरह से इस स्टेज को अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अब हम वो देखते हैं। यहाँ पे वैलेटाइन ने क्या कहा है। सो इस एज को यानी कि शैशव अवस्था को वैलेटाइन ने क्या किया है, तो शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। तो जो वैलेटाइन है उन्होंने कहा है ये जो अवस्था है इस एज में अगर हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो ये जो एज है वो बेस्ट मानी जाती है। तो इस एज को उन्होंने आदर्श एज कहा है। क्या कहा है, आदर्श काल। इस काल को इस एज को उन्होंने आदर्श काल कहा है। अगर हम बात करें फ्रायड की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है, बालक को जो कुछ बनना है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। तो फ्रायड कहते हैं जो बच्चे को अगर अपने जीवन में कुछ बनना है तो ये हमें जब बच्चा 4 से 5 इयर्स तक का होता है तभी हमें पता चल जाता है कि बच्चा क्या जीवन में आगे बनेगा, यानी कि जो भी उसको बनना है वो 4 से 5 सालों में पता चल जाता है। आगे अगर हम बात करें क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो का क्या कहना है शैशव अवस्था को लेकर, तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, यानी कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। उन्होंने कहा है जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें गुड एंड एफ, इन्होंने क्या कहा है, गुड एंड एफ ने व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जब बच्चा 3 साल तक का होता है तो उसका जो मानसिक विकास होता है वो पूरी तरीके से हो चुका होता है। और जनरली ये बातें कई मनोवैज्ञानिकों ने भी कही है कि जब बच्चा 5 साल तक का होता है तो उसका जो ब्रेन डेवलप्ड होना होता है वो 5 साल तक की एज तक हो जाता है कंप्लीट। तो हम ये कह सकते हैं जो गुड एंड एफ है वो ये कहते हैं कि जो बच्चा है उसका जो मानसिक विकास है वो 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अगर हम आगे देखें स्टैंग ने क्या कहा है, तो स्टैंग क्या कहते हैं शैशव अवस्था यानी कि इन्फेंसी एज को लेकर, ये स्टैंग है तो जीवन के प्रथम वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यानी कि जब बच्चा अपने स्टार्टिंग फेज में होता है तो वो अपने जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि उसमें परिवर्तन हो सकता है क्योंकि हाँ भाई अवस्था के साथ साथ विकास के साथ साथ एज के साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट का भी तो इफेक्ट पड़ता है। सो हम ये कह सकते हैं वो उनका कहना ये है यद्यपि उसमें परिवर्तन हो सकता है, यानी कि आगे जाके उसमें परिवर्तन हो सकता है। ये प्रारंभिक यानी कि जीवन के प्रथम वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास कर देता है, यानी उद्घाटन कर देता है एक तरीके से, लेकिन उसमें परिवर्तन जो है वो आगे देखा जा सकता है। प्रारंभिक प्रवृत्तियां और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो भी बच्चे के पास है, यानी कि बच्चे के पास जो भी एक्सपीरियंस है या बच्चे के पास जो भी माइंड है वो तो उसके साथ बना ही रहेगा, लेकिन साथ साथ उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो साथ साथ देखने को हमें मिलते हैं। सो हम
ये वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इनफेंसी यानी कि शैशवावस्था को इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो मनोवैज्ञानिक हैं इनके जो ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं ये एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। कौन से मनोवैज्ञानिक ने ये वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो शैशवावस्था होती है वो सीखने का आदर्श काल होता है, यानी कि बच्चे इस एज में बहुत ज़्यादा और बहुत बढ़िया सीखते हैं। सो ये थे वैलेंटाइन, इनका कहना है ये, ठीक है। तो इस तरह से स्टेटमेंट्स आते हैं, ये स्टेटमेंट्स जो हैं मनोवैज्ञानिकों के स्टेटमेंट्स आते हैं और जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था। सो हम देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, ये 2 से लेके 6 साल तक के बच्चे होते हैं। 2 से लेके 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में आते हैं। सो हम प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में अब देखते हैं। सो प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा का तेजी से विकास होता है। इसमें क्या होता है, भाषा का तेजी से विकास होता है और इसे प्री स्कूल एज क्या कहा जाता है, इसे प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सामाजिक व्यवहार, यानी कि बच्चा दोस्ती करता है और खेलता है। सबसे ज़्यादा बच्चे क्या करता है, ढेर सारे दोस्त बनाने में व्यस्त हो जाता है और खेलने में उसको खेलना बड़ा पसंद होता है, क्योंकि हम देखते हैं बच्चा अगर उसके पास ना भी बैठा जाए तो वो अपनी नोटबुक से भी खेलने लगेगा। सो जब बच्चे को पढ़ने बिठाते तो उस टाइम पे भी उसका माइंड कुछ अलग ही वर्क कर रहा होता है, तो ध्यान दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो एज होती है ये खेलने पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करती है। सो अगर हम देखें रचनात्मक और कल्पनाशीलता भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज होते हैं इसमें और क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन जो है वो ग्रो होती है बच्चों की, यानी कि रचनात्मकता और जो कल्पनाशीलता होती है वो इस एज में ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, बच्चे आशा करते हैं, खुद काम करने की कोशिश करते हैं इस एज तक। कभी कभी अगर जिसके घर में बच्चे हैं उनको पता होगा, अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि ये काम हम कर देते हैं तो वो हमें दूर हटने के लिए कहते हैं और वो उस चीज़ को खुद करने की कोशिश करते हैं। जो भी वर्क दिया बेशक वो कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन वो ट्राई करते हैं, खुद से करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो स्टेजेस, ये जो हमने कुछ क्वालिटीज़ देखी ये 2 से 6 साल तक के बच्चों की हैं। अब अगर हम मेन फोकस की बात करें तो खिलौने की आयु इसको कहा जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा लीन होते हैं खिलौनों में, बहुत ज़्यादा खिलौनों से खेलने की कोशिश करते हैं और खिलौने से खेलते हैं अपने आप को कम्प्लीटली। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो बच्चा है वो खिलौनों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखता है इस एज में, और इसको इसीलिए टॉय एज भी कहा जाता है, यानी कि खिलौने वाली आयु भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें जिज्ञासा की आयु, ये एक जिज्ञासा यानी कि एज ऑफ क्यूरियोसिटी। बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए दिया जाए, कुछ इंटरेस्टिंग दिया जाए तो बच्चे इस एज में बहुत इंटरेस्टिंगली उसको लाइक करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उनको कुछ सुनाने की भी कोशिश करें तो उसमें भी वो उस चीज़ को बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्टेज होती है वो बहुत ही हम कह सकते हैं क्यूरियोसिटी की एज होती है। कॉल्ड द टॉय एज और एज ऑफ क्यूरियोसिटी। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे मध्य यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि मिडल और लेटर चाइल्डहुड एज, ये 6 से लेके 12 साल तक, यानी कि 6 से लेके 12 साल तक ये एज मानी जाती है। और इसमें क्या होता है, तार्किक सोच की शुरुआत होती है बच्चों में तार्किक सोच की शुरुआत होती है, यानी जो बच्चे होते हैं वो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो पढ़ाई और शैक्षणिक कौशल बच्चे जो हैं इसमें लीन हो जाते हैं, वो शिक्षा को ग्रहण करते हैं। इस एज में आके बच्चे जो हैं वो अच्छे से शिक्षा को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं और खुद की जो लॉजिकल थिंकिंग होती है उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों और समूहों का महत्व, यानी कि बच्चे ढेर सारे अपने दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं और साथ साथ समूह में रहना, यानी वो अपनी एक टोली बना लेते हैं और उस समूह में रहना पसंद करते हैं। सो इस एज में जो है वो बच्चे इस तरीके से एक्ट करते हैं। नियमों और अनुशासन का पालन इस एज में बच्चे जो हैं वो फॉलो करते हैं, करना शुरू करते हैं। इसे स्कूल एज कहा जाता है। इस फेज़ को स्कूल एज भी कहा जाता है। सामाजिकरण की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक सामाजिकरण की अवस्था में पहुंच जाते हैं और अपने आप को सामाजिक तौर पर समाज में ढाल लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें
इसमें कि इसको और क्या क्या, इसको गैंग एज भी कहा जाता है, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को गैंग में रखना शुरू कर देते हैं, 2-4 मिलकर अपनी एक अलग से ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में रहना शुरू करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको गेम एज भी कहा जाता है, इसको गेम एज भी कहा जाता है क्योंकि बच्चे का खेलने में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें हमें देखने को मिलता है। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसको डर्टी एज भी कहा जाता है क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वो जनरली अपने आप को गंदा कर लेते हैं, कोई कीचड़ में लेट जाएगा, मतलब उनको एक जो घिन होती है वो इस फेज़ में थोड़ा हम कह सकते हैं कि बच्चे फील नहीं करते हैं, थोड़ा कम ही करते हैं क्योंकि वो खुद को खूब ज़्यादा कीचड़ में या इधर उधर खूब खेलते हैं अच्छे से जम के, उनको ये फील ही नहीं होता कि उनके कपड़े गंदे होंगे या वो खुद गंदे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक डर्टी एज होती है जिसमें बच्चे खूब खुलकर खेलते हैं, खूब खुलकर एंजॉय करते हैं। आगे अगर हम देखें कि जो उत्तर यानी कि जो मध्य बाल्यावस्था होती है, इसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, इसको देखने से पहले हम यहाँ पे कुछ और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। सो हम ये कह सकते हैं जो लेटर चाइल्डहुड होती है ये अपर चाइल्डहुड एज होती है जिसको स्कूल एज भी कहा जाता है, 6 से लेकर 12 साल तक की ये होती है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द स्टेज ऑफ ग्रोथ, लर्निंग एंड सोशल डेवलपमेंट, तो हम ये कह सकते हैं ये जो स्टेज होती है इसमें क्या होता है, ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है यानी कि वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद हम सीखना शुरू कर देते हैं हम सीखना शुरू कर देते हैं और उसके बाद सोशल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सामाजिक तौर पर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। और अगर नेक्स्ट देखें दे डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चे लॉजिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो लर्निंग एंड फ्रेंडशिप ग्रुप एक्टिविटीज़ प्ले अ मेजर रोल, तो इस एज में आते आते बच्चे ढेर सारे अपने दोस्तों को बनाते हैं, यानी कि फ्रेंडशिप करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं और उनको बहुत ही वो इन्जॉय करते हैं इन सब चीज़ों को, और ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें मेजर रोल जो है वो प्ले करते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो लॉजिकल थिंकिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट एंड इम्प्रूव्ड अकेडमिक स्किल्स उनकी बढ़ती है, पीयर रिलेशनशिप जो है वो बढ़ जाते हैं, यानी कि बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बैठते हैं, सो एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट होते हैं, हम ये कह सकते हैं। सोशल ग्रुप एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं और इन ग्रुप एक्टिविटीज़ में वो प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करते हैं। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो रूल एंड डिसिप्लिन्स को फॉलो करते हैं। बच्चे क्या करते हैं इस एज में, जो उनको रूल्स रेगुलेशन सिखाए जाते हैं उसको बहुत ही यूनिकली बारीकी से वो बच्चे क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी फुलफिल करते हैं ना। अगर हम डिटेल्ड में देखें तो इसमें हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, यानी यहाँ पे बच्चों की एकेडमिक ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है, सोशल डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है क्योंकि बच्चे अपने आप को सोशली कन्वर्ट कर लेते हैं, सोशली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये वो एज होती है। इमोशनल डेवलपमेंट भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है क्योंकि बच्चे इस एज में हर्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो मोरल वैल्यू, बच्चे क्या करते हैं इस एज में आके मोरल वैल्यूज़ को सीखते हैं, यानी कि हमें अपनी चीज़ों को कैसे दूसरों के साथ शेयर करना है या फिर कैसे हम अपनी जो चीज़ें हैं दूसरे के साथ शेयर करके खा सकते हैं, या कौन कौन से बच्चे के अंदर पेशेंस होता है कि अभी मेरा टर्न है, ये फिर आपका टर्न होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो एज होती है बच्चों की, ये एक सीखने वाली एज होती है। तो ये था इसका ओवरऑल। अब किस मनोवैज्ञानिक ने, यानी कि मध्य बाल्यावस्था को किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कह के बुलाया है, ये यानी कि जो स्टेटमेंट एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे उनको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि बाल्यावस्था को, यानी कि उत्तर यानी कि मध्य बाल्यावस्था को किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है। सो कोल व ब्रूस ने, यानी कि ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। तो यानी कि जो कॉल एंड ब्रूस हैं उन्होंने कहा है कि ये जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ये जीवन का एक अनोखा काल होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रॉस ने क्या कहा है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, यानी कि ये एक मिथ्या परिपक्वता है, यानी कि इसमें सच्चाई कम है और मिथ्य ज़्यादा है, यानी कि थोड़ा सा झूठापन उन्होंने कहा है कि थोड़ा हमें मिथ्या परिपक्वता देखने के लिए मिलती है। हम कह सकते हैं कि बच्चे जो है वो मैच्योर हैं लेकिन एक्चुअली में वो होते नहीं हैं। आगे अगर हम देखें तो स्ट्रैंग ने क्या कहा है। स्ट्रैंग का विचार है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों, यानी कि 10 वर्ष तक जो बच्चे जो होते हैं तो
उनके अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो जितने भी खेल होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे जो खेल होते हैं उनको खेल चुके होते हैं। सो जब हम लोग भी अपनी 10 की एज में थे तो हम लोगों ने भी ऐसा कोई गेम नहीं था। आई थिंक आप लोगों ने भी कोई ऐसा गेम नहीं होगा जो ना छोड़ा हो। तो ऑलमोस्ट सारे जो गेम थे वो बच्चे क्या होते हैं इस एज में परफॉर्म कर चुके होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, किलपैट्रिक ने कहा है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण यानी कि कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन का काल उन्होंने इसको कहा है। यानी कि एक तरीके से उन्होंने इस चीज़ को कंपटीशन वाला जो काल है वो कहा है, क्योंकि बच्चे कोशिश करते हैं कि इस एज में कि हम जीते। तो इस तरीके का उनके अनुसार जो है इसमें प्रतिद्वंदता देखने को मिलती है। सो बच्चे के अंदर प्रतिद्वंदता यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलता है। तो उन्होंने इस तरीके से इस एज को जो है वो डिफाइन किया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट एज को। नेक्स्ट जो है वो है किशोरावस्था। नेक्स्ट हम देखते हैं किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस, जो 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चों में जनरली देखने को मिलती हैं। तो 12 से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं ये वो एज है, और इस एज को बहुत ही खास कहा गया। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को लिए मिलते हैं वो इस फेज से यानी कि इस सेशन से बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा प्रिपेयर आप अपने एग्ज़ाम के लिए। सो अगर हम यहाँ देखें तो ये तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं। सो यानी कि हमें इसमें पॉवर्टी देखने के लिए मिलती है। हम कह सकते हैं यहाँ देखिए शारीरिक परिवर्तन किस तरह से हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम गर्ल्स की बात करें तो इनके शरीर में भी हम देख सकते हैं कि जो ब्रेस्ट होती हैं और काफ़ी सारे मतलब ऐसे हमारे पार्ट्स होते हैं जो इस एज में काफ़ी डेवलप हो जाते हैं। वहीं अगर हम बॉयज़ की बात करें तो उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ पतली होती है और उनके चेहरे पर बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम ये चेंजेस जो हैं वो इस एज में देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भावनात्मक उतार चढ़ाव यानी कि इस एज में जो बच्चों के अंदर भावनात्मक उतार चढ़ाव है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि वो खुद की पहचान बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं सलमान खान, या फिर अगर गर्ल होगी तो कहेगी कि मैं कैटरीना कैफ जैसी दिखूं। तो मतलब खुद की एक सेल्फ वो आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। जोखिम लेने का व्यवहार उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है। बच्चे खूब इस एज में जो है अपने आप का अपना जो व्यवहार है वो काफ़ी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आगे अगर हम देखें तो सहायता प्रणाली यानी कि इसमें अगर हम देखें तो वो अपने परिवार, दोस्त और मेंटर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट जो हैं वो बच्चे हो जाते हैं। आगे अगर हम देखें अपनी पहचान वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, खुद की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, खुद को समाज में अलग से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, खुद को अलग से फ्रेम में डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो बच्चा है इस एज में वो अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट स्वतंत्रता की इच्छा, क्योंकि इस एज में आते यानी कि 12 से लेकर 18 साल तक का जो बच्चा होता है अगर उसको किसी काम के लिए टोक दिया जाए या कुछ कह दिया जाए तो वो बहुत जल्दी ही गुस्सा हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एज है वो स्वतंत्रता मांगती है। यानी कि इस एज में बच्चा जो है वो कोशिश करता है कि उसको स्वतंत्रता ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, किसी चीज़ के लिए ना टोका जाए, किसी चीज़ के लिए ना बोला जाए। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के लिए बच्चों को बोलते हैं तो उसमें वो थोड़ी सी अपनी हिंसा दिखाने लगते हैं। सो ये हम इसमें देख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इसमें शारीरिक विकास बच्चे का देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जिसमें तेज़ी से विकास होता है, यौवन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और जो हार्मोनल चेंज होते हैं वो हमें देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें संज्ञानात्मक विकास, इसमें बच्चे जो होते हैं वो अमूर्त सोचने लगते हैं। यानी कि अब बच्चे को किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपनी खुली सोच का जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें अगर इसमें तो वो तर्क और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है इस एज तक बच्चों की। अब वो सोचते हैं कि सारे निर्णय हम खुद ही ले लें, कोई दूसरा वो निर्णय ना ले। अगर हम दूसरा देखें तो भावनात्मक विकास इसमें बहुत ज़्यादा होती है, मनोदशा में जो है वो बदलाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम देखें तो पहचान की खोज और स्वतंत्रता की भावना बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। और अगर वहीं हम नेक्स्ट में देखें तो सामाजिक विकास हमें देखने के लिए मिलता है, जो समूह सहकर्मियों के लिए होता है और रिश्ते और सामाजिक भूमिका को समझना, उनको निभाना बच्चों के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से इस एज तक आ जाता है। तो अगर हम आगे देखें इसको, रैपिड फिजिकल चेंजेस इसमें मिलते हैं, इमोशनल
अप्स एंड डाउन्स इसमें देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और अगर हम देखें सर्च फॉर द आइडेंटिटी और खुद की पहचान बनाने की कोशिश करते हैं बच्चे इस एज में, और डिज़ायर फॉर द इंडिपेंडेंट, कोशिश करते हैं वो इस चीज़ की इच्छा रखते हैं कि उनको स्वतंत्रता दी जाए। अगर हम बात करें मेन अगर फोकस कहें तो ये जो है ना, ये एग्जाम में जनरली ये टर्म पूछ ली जाती है। इसमें कहा है, इसको कहा जाता है तूफान एंड तनाव की एक एज, इसको कहा जाता है तूफान और तनाव वाली एज, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस वाली जो स्टेज है वो इसको स्टैनली ने कहा है। तो और ये रियलिटी भी है, तो हम देखते हैं हम लोग भी इस एज से पास हुए हैं ऑलमोस्ट, और जो आने वाली जनरेशन है बच्चे हैं वो भी होंगे। तो ये चेंजेस जनरली हम अपनी एज में ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टैनले हॉल ने इसको क्या कहा है, किशोरावस्था जो है वो बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की जो अवस्था है वो मानी जाती है। अगर हम वहीं आगे देखें तो ये किलपैट्रिक क्या कहते हैं इस बारे में, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यानी कि इस काल को उन्होंने सबसे कठिन काल कहा है। या तो इस एज में बच्चा काफ़ी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है, या फिर वो किसी ऐसी दिशा में मुड़ जाता है जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो अगर ऑल स्टेजेस में देखें तो ये जो स्टेज हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। सो इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे करना है आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।